So Mr. K purchased a house property as on 10th 1992 65,000, which has to be ignored. The fair market value as on 1/4/2001 was at 2,70,000. On August 31, 2004, Mr. K enters into an agreement with Mr. J for sale of such house property for 3,70,000 and received an advance of 60,000. तो एडवांस बिफोर मोदी है, 2014 के पहले का है, तो सेक्शन 51 एप्लीकेबल होगा. However, as Mr. J did not pay the balance amount, Mr. K forfeited the advance. अब समझ सकते हो अभी गेम क्या होने वाला है. उसने एडवांस फॉरफिट कर दिया. अब गवर्नमेंट वेट कर रही है कि एक दिन ये सेल करेगा और हम इसके कॉस्ट में से माइनस करेंगे. नहीं, लेकिन मिस्टर के जो उन्होंने टैक्स पढ़ के रखा हुआ है. In May 2008, Mr. K constructed the first floor by incurring cost of 2,35,000. Construction of first floor है तो cost of improvement है, और ये cost of improvement जो है 1/4/2001 के बाद की है, तो इसको तो कंसिडर करना पड़ेगा. गुड. Subsequently in Jan 2009, Mr. K gifted, देखो कितना बड़ा गेम होने वाला है यहाँ पे, gifted the house to his friend Mr. D. And finally, on Feb 10, 2020, D sold the house property for 12 lakh. D sold the house property for 12 lakh. दिख रहा है आप लोगों को इतना पूरा क्वेश्चन? I hope you got the question. यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है. तो पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया इसके पहले ही कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए. क्या आप मुझे बता सकते हो आपका असेसी कौन है? यहाँ पे 3 लोग हैं, के, जे और डी. तुम्हारा असेसी कौन है? मिस्टर डी. डी. विजय ने बता दिया मिस्टर डी हमारा असेसी है. बिल्कुल ठीक है. अर्चिता भी बता रही है डी है. थैंक यू अर्चिता. तो मिस्टर डी हमारा असेसी क्योंकि उसने प्रॉपर्टी सेल किया है और उसके प्रीवियस ओनर ने एडवांस लेके फॉरफिट किया था. तो क्या माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से? नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 51 जो है, सेक्शन 51 जो है करंट ओनर को एप्लीकेबल होता है. अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया होगा तो एप्लीकेबल नहीं होता. तो आपको अभी फिर से कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा. चलो कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं. लेट्स स्टार्ट कंप्यूटिंग कैपिटल गेन. पीछे लेना. हाँ करना, स्टार्ट कर, मैं पकड़ के रखता हूँ. नहीं प्रलीन गिर जाएगा, वो गिर जाएगा. हाँ उसको पकड़ के रख. हाँ वो गिर जाएगा. बस रहने दो. हाँ चलो भाई, कैपिटल गेन कंप्यूट करना चालू करना है. तो लिखना चालू करो. असेसी इज इक्वल टू मिस्टर डी. लिखा आपने ऐसा सब? लीगल स्टेटस, इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस. आई एम नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग क्योंकि गैप ज्यादा हो गया है. Should I push it back? थोड़ा करना. Full camera. देखो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. Computation of long-term capital gain.
क्यों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? क्योंकि ब्रैकेट में आपने लिखा होगा POH इज ग्रेटर देन 24 मंथ, हाउस प्रॉपर्टी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप अच्छे से लिखो जरा, ठीक है ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ कितने के लिए सेल किया था प्रॉपर्टी? 12 लाख के लिए सेल किया था और ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ है नहीं। तो 12 लाख यहाँ पे लिखा मैंने, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन फिर से 12 लाख आ गया यहाँ पे, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे निकालना है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे लेना पड़ेगा प्रीवियस ओनर से। तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? काटा है मुझको, जो भी रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो 65,000 और 2,70,000, तो 2,70,000 लेना पड़ेगा। 2,70,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 100। 2,70,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, यह आ रहा है 7,80,300। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेना होता है यहाँ पे, और एक डाउट क्लियर हो जाता है आपका। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने किया था इंप्रूवमेंट, फिर भी यहाँ पे माइनस होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ओनर हो या करंट ओनर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंप्रूवमेंट हुआ है वो मैटर करता है 1/4/2001 के बाद। तो ये इंप्रूवमेंट जो हुआ था वो 2,35,000 का हुआ है आपका मई 2008 में। तो मई 2008 का इंडेक्सेशन होता है 137 इंडेक्सेशन है। 2,35,000 को हम इंडेक्सेशन लगाएंगे, 2,35,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 137। राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा, अजीब सा नंबर आ रहा है, 4,95,000 730 730 कर देते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा आपका। बताओ जरा कंप्यूट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है। मेरे पास रेडीमेड आंसर है 76,030। 76,030 नहीं, अपना रॉन्ग आया, नहीं इनका रॉन्ग, अपना अच्छा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अभी सर वो आपने गलत लिया इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। हाँ नहीं वह बता रहा हूँ, ये जो है मैंने जो अप्लाई किया, ये मैंने अप्लाई किया मंजुला जे शाह वाला, ठीक है ना। तो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे पो, क्योंकि फाइनल पे पढ़ते हैं ना तो पोपो पो लगता है, अपन इंटर पे हैं तो मैंने पोपो पो लगाया। पोपो पो लगाओगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना। अपने को पोपो को लगाना चाहिए, सेक्शन 49(1) जो बोलता है वो सेक्शन 49(1) बोलता है पोपो को लगेगा। याद आ रहा है आपको पोपो को? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लगेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पीओएच एंड इंडेक्स। तो नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली वो तो को और को का लगता है। सेक्शन 49(1) बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का लेना, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर का लेना, इंडेक्सेशन जो होगा वो करंट ओनर का लेना। लेकिन मंजुला जे शाह, मंजुला जे शाह बोलता है नहीं नहीं ये तीनों प्रीवियस का ले लेना।
तो मेरा जो आंसर निकला वो मंजुला जी शाह के बेसिस पे निकला। अगर आपने पोपो को फॉलो किया होगा तो यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है 100, 100 डिवाइड नहीं होगा। ये आपको गिफ्ट कब मिला था, गिफ्ट कब मिला था, आप कब ओनर बने थे, ओनर कब बने थे, ओनर कब बने थे, ओनर कब बने थे, फोरफिटेड के इन जनवरी 2009 आपको गिफ्ट मिला था। जैन 2009 मतलब 9-10 का ना, नहीं 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 8-9 का, 8-9 का ही। जैन 2009 मतलब 8-9 का, तो 137। तो यहाँ पे मेरे आंसर में ये 100 निकल के यहाँ पे आ जाता है 137। अगर मैं यहाँ पे 137 लिखता हूं तो आंसर जो होगा वो पोपो को के हिसाब से निकलेगा। तो 2,70,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 137 अगर मैं करता हूं तो आंसर आना चाहिए यहाँ पे 5,69,562। 562. ठीक है ना। तो मैं आपको क्या और एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, मंजुला जी शाह जो होता है वो 80 के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट कम आ गया। तो यहाँ का कैपिटल गेन कितना निकलेगा, यहाँ का तो इतना ही निकलेगा 1,37,708। और यहाँ का कितना निकला तो कोई बता सकता है क्या पांडा, यहाँ का कितना था वो 76,030. 76,030। तो आप देख सकते हो अगर आपने मंजुला जी शाह को अप्लाई किया तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कम आता है। ठीक है ना। अब आपको जो ठीक लगे आप वो लिखो, लेकिन हमने इसको प्रेफर ज्यादा किया था क्योंकि ये मेन आंसर होना चाहिए, आज पर लॉ निकलता है। मंजुला जी शाह है वो केस लॉ है, केस लॉ सर क्या कहोगे 137 नहीं 134 आ रहा है. कहाँ पे 134 है। ये वाला 134,708 है। हाँ सॉरी गलती से देख लिया 134,708। नोट देखो आपको क्या लिखनी है अगर ये सॉल्व हो गया तो। यहाँ पे नोट्स देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन होल्डिंग पीरियड इज कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट on which the house was purchased by Mr. K till the date of sale. However, indexation cost of acquisition is considered from the date on which house was gifted by Mr. K to Mr. D till the date of sale. That is from Jan 2009 to Feb 2020. तो ये बता रहे हैं यहाँ पे नोट किसका लिखा है कि आप फॉलो क्या करते हो, पो लेकिन को इंडेक्सेशन को का। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन्होंने निकाल दिया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल के दे दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये नोट आपको लिख के रखना है, ये वाला नोट लिख के रखना है बिल्कुल। अमाउंट forfeited by previous owner that is Mr. K shall not be deducted from cost of acquisition। ये 51 का सेक्शन 51 का नोट यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखो सेक्शन 51 का नोट आपको लिखना ही पड़ेगा, ये लिख के रखो प्लीज। ऐसा लगा मेरा मजाक वो तो प्रलीन जला के डालने वाला था, मैंने बोला मत। ये देखो हमारा मॉड्यूल क्या करता है, ऑल्टरनेटिव व्यू करके भी लिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल्टरनेटिव व्यू अगर मंजुला जी शाह का फॉलो किया तो सीआई कंसीडर किया जा सकता है प्रीवियस ओनर से, ऐसा नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ठीक है वो नहीं भी फॉलो करोगे चलेगा, आपके हिसाब से आप सॉल्व करो। इज इट क्लियर।
चले आगे, कुछ डाउट वगैरह है तो पूछो, या आगे जाने दो लाइफ में, आगे जाओ। आगे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो टेबल बना के रखा हुआ है, Yes. टेबल बना के रखा हुआ है आपने एग्जाम्शंस का, राइट। 2 पेज जॉइंट पेज पे आपने टेबल बना के रखा हुआ है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। नहीं बनाया होगा तो अभी जब लॉग आउट होगा तो ये टेबल प्लीज बना लेना, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया होगा तो। 90% लोगों ने बनाया होगा। ये टैक्स प्लानिंग करके हेडिंग दिया हमने, कॉन्सेप्ट 12 एग्जाम्शन टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग मुझे आप लोगों को पढ़ानी, इसकी बात अपनी पहले से होते आई है, लेकिन अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले मुझे समझाने के लिए टाइम दो, अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है। अलाउ मी टू टीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जब पढ़ा के मेरा हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि टेबल बनाना कैसे, मतलब सोचना कैसे, उसको समझना कैसे। तो ध्यान दो, पहले मुझे पढ़ाने दो। सेक्शन 54 में मैंने आपको बता दिया था, सेक्शन 54 में क्या क्या होता है, ध्यान दो जरा यहाँ पे। असेसी जो होता है, असेसी वो अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करता है। और सेक्शन 54 बोलता है कि अगर आप फिर से अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेस करते हो, क्योंकि घर जो है वो बेसिक नेसेसिटी में आता है सर, वी कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी जिसके लिए आपने घर सेल किया होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप होमलेस हो जाओ, ठीक है ना। यू मस्ट अक्वायर अनदर प्रॉपर्टी विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप करते हो तो आपको सेक्शन 54 का हम एग्जाम्शन देंगे। तो ये एग्जाम्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ। पकड़ लो, ये जो मैंने घर बेचा है उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं 100 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस मान लेते हैं 2 लाख, ठीक है ना। नेट कंसिडरेशन आ गया 98 लाख। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अपने मर्जी से ले लेता हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका आ गया 50 लाख। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था 48 लाख। और मुझे इस 48 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरना है। मेरा क्वेश्चन एकदम क्लियर है, मुझे इस 48 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरना है। तो आप मुझे बताओ, इस घर में, सेकेंड वाले घर में मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि मुझे टैक्स नहीं भरना पड़े? अमाउंट बताओ मुझे जल्दी। 48। और कोई अमाउंट? ताई का आंसर है 48 लाख। बिल्कुल मुझे 48 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 मुझे मिलेगा यहाँ से, और फिर जो भी बचा हुआ वो आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, मैंने 30 लाख इन्वेस्ट किया तो नए घर में यहाँ से कितना माइनस करूं? 30 लाख इन्वेस्ट किया होता तो नए 30 घर में, तो 30 लाख माइनस होगा और 18 लाख टैक्सेबल हो 40 जाएगा। lakhs. हाँ देखो, अभी तुमको समझ में तो आ गया। 40 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता तो 40 लाख माइनस होगा और टैक्सेबल 8 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। 45 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता तो 45 लाख माइनस होता तो 3 लाख टैक्सेबल हो जाता। 48 लाख अगर इन्वेस्ट किया होता तो 48 लाख माइनस होता और टैक्सेबल नील आता। लेकिन मुझे ना एग्जैक्टली 48 लाख का नया घर मिला ही नहीं। तो मुझे नया घर जो मिला वो मिला 60 लाख का। आप समझो, नए वाले घर का जो प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी, वो मुझे मिला 60 लाख का। तो मुझे एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? मैंने 60 लाख इन्वेस्ट किया है, 48 lakhs। तो एग्जम्पशन कितना 48 मिलेगा? 48 लाख का। आप ये तो समझते हो ना बचपन से कि एग्जम्पशन कैन नॉट एक्सीड टैक्सेबल वैल्यू। तुम्हारी टैक्सेबल वैल्यू ही 48 लाख थी, तो भले आपने 48 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट किया, यू विल नॉट गेट दैट पर्टिकुलर एग्जम्पशन। फुल अमाउंट का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू कैपिटल गेन। इसलिए हम क्या बोलते हैं सेक्शन 54 में, एग्जम्पशन अमाउंट इज इक्वल टू, पहला हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर। ये अपने हम लोग ने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रख दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 48 लाख का,
अमाउंट इन्वेस्टेड जो भी दिया होगा, विच एवर इज लोअर इज द एग्जम्पशन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मुझे एक बात बताओ, ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कैपिटल गेन तो 48 लाख का था, तो 60 लाख का घर कैसे ले लिया आप लोगों ने? क्या मुझे बता सकते हो जब आपने ये घर बेचा पहला वाला, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने आए थे? 48 लाख का कैपिटल गेन था, आपने ऊपर का पैसा कहां से लाया? लोन। आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है, जल्दी बोलो। उर्मिला आंटी बता रही है लोन। सालों घर बहुत है। लोन नहीं, वो प्रलीन भी हमारा बता रहा था लोन। उर्मिला आंटी सामने होती तो कान के नीचे बजा देता तेरे ऊपर। इसका ऑन बिहाफ ऑफ उर्मिला कहना है हिट। सर बैंक बैलेंस बहुत है हम लोग के पास। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, बैंक बैलेंस कितना था जब आपने ये घर बेचा? तो आपका बैंक बैलेंस कितना हो गया, जल्दी बताओ। गायत्री बता रही है 48 लाख। सॉरी उर्मिला आंटी, आंटी नहीं बोलना चाहिए। 12 लाख। 12 लाख तुम्हारा बैंक बैलेंस हो गया पहला घर बेचने के बाद? अरे सर एक्स्ट्रा 12 था, 48 तो अपन को 100 लाख नहीं हो टोटल सकता। 60 चुप था रे अपने पांडा, पास। तू चुप। किसी ने 100 लाख बोला, 100 लाख नहीं हो सकता बैंक बैलेंस। 98 लाख। हाँ ब्रोकरेज आपने इमीडिएट दिया होगा ना। 98 आपके पास लाख। 98 लाख थे आपके पास, 98 लाख। सर ये 50 लाख। अरे राजा वो तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो किसी को देना थोड़ी ना क्या पड़ता है, वो तो माइनस किया है खाली आपने। वो तो पहले कभी तो जब घर लिया होगा 15-20 साल पहले, तभी आपने कुछ पैसे लगाए होंगे और इंडेक्सेशन लगा के अभी खाली माइनस हो रहा है। दूसरा कुछ ज्वेलरी वगैरह बेच के। अरे क्यों बेचेंगे अम्मा, मैं वही बता रहा हूँ ना। मेरे पास 100 लाख रुपए आए, मैंने घर बेचा था, उसमें से ब्रोकरेज लेकर गया 2 लाख रुपया ब्रोकर मेरा, तो मेरे पास बचे कितने? वाइफ की कुछ 90 प्रॉपर्टी रहेगी ना। तो वही मेरे को मारो नहीं मारो। समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। मैं फिर से पूछता हूँ, मैं फिर से कॉस्ट पूछता ऑफ हूँ। एक्विजिशन तो क्वेश्चन रिपीट करो ना। मैं पागल सुनो। मैं बोला मेरे पास कैपिटल गेन 48 लाख का था। देखो ना मेरे पास कैपिटल गेन तो 48 लाख का था। तो हाउ डू आई परचेस अ हाउस प्रॉपर्टी वर्थ 60 लाख रुपीज? ये क्वेश्चन मुझे बैच पे पूछा गया, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा, क्योंकि हम लोग बैच पे नहीं है ना। बैच पे होता तो आप में से भी कोई तो हरामी उठ के पूछ लेता, सर वो 60 लाख रुपए का आपने घर कैसे लिया, आपके पास तो 48 लाख रुपीज ही थे। मैं बता रहा हूँ मेरे पास 48 लाख रुपीज नहीं, उससे ज्यादा होते हैं बैंक में। तो ज्यादा मतलब कितने होते हैं? 98 लाख मेरे बैंक में होते हैं। कैसे 98 लाख? क्योंकि मैंने बेचा जो प्रॉपर्टी वो 100 लाख के लिए सेल किया। 100 लाख में का ब्रोकर 2 लाख रुपया लेकर गया, तो मेरे पास बैंक अकाउंट में 98 लाख बचे हुए हैं। 98 लाख रुपीज का मैंने 60 लाख का घर ले लिया। तो हमारे पास पैसे 98 लाख होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि 98 लाख का घर लो तो एग्जम्पशन मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला जो कैपिटल गेन है वो आपको बचाना है, तो उतना तो कम से कम नया घर ले लो, क्योंकि आपने जब घर बेचा था तो कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होगी, इसलिए आपने सेल किया होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जो ऊपर का पैसा बच जाता है आपका, तो कितना बचा? अभी घर लेने के बाद भी कितना सेव हुआ पता है मेरे पास? 100 में का 2 लाख पहले चला गया था, 98 लाख हो गया। 22 98 लाख में का 60 चला गया, 20 20। अरे तुम पागल हो। 38 38 ना? 38। अरे तुमको कैश नहीं समझ रहा है क्या? बावरे हो गए हो क्या तुम लोग? 38 लाख बच रहा है ना, 22-20 कहाँ से निकाल रहे पता नहीं। अभी भी तुम्हारे अकाउंट में 38 लाख रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ है। उससे जो करना है वो करो। शादी करनी है शादी करो, गाड़ी लेनी है गाड़ी ले लो, बिजनेस चालू करना है बिजनेस चालू करो, एजुकेशन लेना है एजुकेशन कर लो, ठीक है ना? तो जो भी पर्पस के लिए आपने जो घर बेचा होगा वो पैसे भी आपके पास अवेलेबल होंगे। पैसा तो समझ रहा है क्या आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? हे तुम्हाला कळालं? समझा ना? सर आवाज ब्रेक हो। आवाज अभी तुम लोगों की भी ब्रेक हो रही थी, मेरी भी ब्रेक हो रही है क्या? चलो आगे चलते हैं, काम की बातें कर लेते हैं। आई होप अभी इंटरनेट स्टेबल है। चलो आगे चलते हैं। अब सुनो, ये जो नया प्रॉपर्टी हमने परचेस किया ना, तो कोई बोलता है
कि सर हमने ना वो प्रॉपर्टी जो है ना वो काला चौकी की यहाँ का सेल किया था, मतलब साउथ मुंबई का सेल किया था, तो बहुत ज्यादा पैसे आ गए। अब ना एक काम करते हैं, अपने जो गरीब लोग होते हैं ना घर वाले, वो बोलते हैं 2 घर ले लेते, किधर तो 2 घर लेते, मतलब वो विरार साइड में, पनवेल साइड में, नवी मुंबई में 2 घर ले लेंगे, ठीक है ना। 2 घर लेते, एक 60 लाख का और एक 20 लाख का और एक घर ले लेते हैं। 2 घर ले लेते हैं, या कम प्राइस के, प्राइस जो भी हो, आपने 2 घर ले लिए, क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगा? आपने 2 घर लिए, एक घर में आप रहोगे, एक घर में रेंट चढ़ाओगे, और फिर आपको फायदा ही फायदा हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? यस, आपको एक ही दो घर का घर में एग्जम्पशन आईटी में मिलेगा, एक ही घर का। एक ही घर का मिल रहा था, लास्ट ईयर तक मिल रहा था। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप 2 घर ले सकते हो, मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज आप ले सकते हो। तालिया, गवर्नमेंट ने 2019 में, निर्मला आंटी ने लॉ अमेंड करके बोला एक से ज्यादा घर लिया जा सकता है, 2 घर ले लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 2 ही अलाउड है, पहले एक ही था, अभी 2 अलाउड है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला वो समझो, एक प्रॉपर्टी बेच के जो आपने 2 लिए है ना, ये जो 2 है उसमें का अगर कोई एक बेचा ना, अगर आपने फिर से कभी तो फ्यूचर में, तो फिर से 2 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने इसमें से अगर आगे जाके कोई बेचा तो एक ही का ऑप्शन मिलेगा। तो एक प्रॉपर्टी की सीक्वेंस में, इस प्रॉपर्टी की सीक्वेंस में लाइफ में एक ही बार 2 प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको एक एक चालू हो जाएगा, यहां से एक, यहां से एक। मैंने क्या बोला समझा? मैं अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं। आपने पहला घर बेचा तो आपको 2 प्रॉपर्टी परचेस करने का गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया हुआ है। इन 2 में का मैंने प्रॉपर्टी का नाम ही दे देता हूँ, ये पहला प्रॉपर्टी, ये मेरा सेल हो गया, इसमें से मैंने सेकेंड और थर्ड लिया। अब मैंने थर्ड बेचा, थर्ड, तो मैं 2 घर और नहीं ले सकता, 4 और 5। अगर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी लिया तो मैक्सिमम मुझे 4th प्रॉपर्टी मिलेगा, फिर से एक बार एग्जाम्पशन जब लेना होगा लाइफ में तो। इज इट क्लियर? एक बेचा तो 2 ले सकते हो, उन दोनों में का अगर फिर से एक बेचा तो एक ही ले सकते हो, फिर से 2 नहीं ले सकते। तो प्रॉपर्टी डबल डबल नहीं होती जाएंगी, एक ही बार डबल हो सकती है। क्या पता तुमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तुमको समझ रहा है तो हाँ तो बोलो कम से कम। समझ गए। हाँ, नहीं समझा तो मैं लॉ पढ़ के दिखाएगा तुमको, फिर से अमेंडमेंट पढ़ के दिखाएगा, टेंशन मत लो, हर एक लाइन पढ़ के दिखाएगा सेक्शन 54 का। तो अभी तो मान लेते चलो 1 या 2 घर हमें मिलेगा। ये घर इंडिया में होना चाहिए कि इंडिया के बाहर होने चाहिए? ये जो नए घर लिए इंडिया में होने चाहिए कि इंडिया के बाहर होने चाहिए? इंडिया में। इंडिया। 2014 तक क्लैरिटी इंडिया। नहीं थी, लॉ में इंडिया। 2014 तक क्लैरिटी नहीं थी, मोदी अंकल ने क्लैरिटी लाई। कुछ लोग केरला के, खास करके जो नालायक लोग है प्रलीन जैसे, ये लोग जो है ना, ये केरला की प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल गेन लेके दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे थे और सेक्शन 54 का एग्जम्पशन ले रहे थे, क्योंकि सेक्शन 54 में जो ज्योग्राफिकल एरिया वो मेंशन नहीं था, वहां पे खाली इतना ही लिखा था, सेल अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बाय अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया था, तो ये केरला के लोग केरला की प्रॉपर्टी बेच के दुबई में जाके प्रॉपर्टी लेते थे और सेक्शन 54 में एग्जम्पशन ले रहे थे। मोदी अंकल ने बोला वाह मेरे देशवासियों, बड़े मजे ले रहे हो तुम लोग, तो उन्होंने वहां पे 2014 में इंडिया वर्ड क्लियर कर दिया। अभी जो नया प्रॉपर्टी लिया जाएगा वो इंडिया में ही होगा। एक मुझे क्लैरिटी देनी थी, वेरी गुड। इस सेक्शन का पर्पज है कि एसएससी की जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल किया जाए। मुझे तुम बताओ, ऐसे कौन से टाइप का पर्सन होता है जिसकी नेसेसिटी में घर आता है? टाइप ऑफ पर्सन, क्या आप मुझे टाइप ऑफ पर्सन बता सकते हो जिसको घर नेसेसिटी में आता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ओनली इंडिविजुअल एंड एचएफ। पार्टनरशिप फर्म को रेसिडेंशियल हाउस की जरूरत नहीं है, कंपनी को रेसिडेंशियल हाउस की जरूरत नहीं है, लोकल अथॉरिटी को रेसिडेंशियल हाउस की जरूरत नहीं है, एनी अदर पर्सन को रेसिडेंट। तो ये जो सेक्शन का बेनिफिट है ना, दैट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ मतलब फैमिली। तुमको समझा मैंने क्या बोला? अरे यहाँ पे कौन एलिजिबल असेसी है मेरा? यस हाँ। ओके, सर, अगला एक्सेप्ट पॉइंट। जम्मू एंड कश्मीर होगा ना? जम्मू कश्मीर भी चलेगा, जम्मू कश्मीर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को। अब फिर से ये लॉग आउट होने वाला है, ठीक है ना, लास्ट 1 मिनट के नीचे आ गया, तो आगे के पॉइंट में आगे बोलता हूँ। आई होप आप लोगों को जितने मैंने बोले उतने तो समझ में आ ही गए। हाँ। हाँ, तो आगे का पॉइंट बोलने के लिए मुझे फिर से 5-7 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, वो प्रोसेस होने के बाद ही हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। उर्मिला आंटी बोल रही मुझे नेट का इशू हो रहा है, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल देना प्लीज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी नेट का इशू हो रहा है वैसे तो।
विजय बोल रहा है मुझे भी, बहुत सारे लोगों को नेट का इश्यू हो रहा है।